नमस्कार। विशेष रूप से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि भविष्य के भारत के बारे में वो कैसे होना चाहिए, इसका रिपब्लिक टीवी ने आपको सोचने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर दिया है। मैं अक्सर एक बात दोहराता हूँ, यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। हम आंखें दान कर सकते हैं, दृष्टि दान नहीं कर सकते। हमारे देश में भविष्य के लिए फ्यूचरिस्टिक विजन, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो बातें महत्वपूर्ण हैं। हमारे देश में आने वाले समय में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? आप लोग भी सोचते होंगे, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है नॉलेज, ज्ञान। और आज हमारे यहाँ जिस प्रकार से आईआईटी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो रही है, हमारे युवा विदेशों में जाकर अलग अलग देशों में जो अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे आईटी इंजीनियर्स को जो रिस्पेक्ट और रिकग्निशन है पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका में और यूके में अच्छे डॉक्टर्स में भारतीयों के ही नाम आता है। इन सब बातों का मतलब यही है कि हमारी नॉलेज की पावर हमको विश्वगुरु बनाने की ताकत रखती है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और इसलिए इसका उपयोग करके हमारे देश में प्रगति और विकास की योजना बनाकर हमको आगे जाना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देश के विकास में, किसी भी देश के इतिहास में, आप अगर विश्व में जाएंगे तो जब तक इन उद्योग और व्यापार क्षेत्र में प्रगति और विकास नहीं होता, तब तक रोजगार निर्माण नहीं होते, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होती। और जब तक रोजगार निर्माण नहीं होता, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आती, तब तक गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती। हमारे देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है और विश्व की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनाना है। ये प्रधानमंत्री जी का सपना है। और ये अगर पूरा करना है तो हमारे देश में सबसे पहली आवश्यकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना होगा। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ होंगे वहाँ उद्योग व्यापार बढ़ेगा, खेती में विकास होगा, और जहाँ इसमें विकास होगा उसी से रोजगार निर्माण होगा, वेल्थ क्रिएट होगी और ग्रोथ रेट बढ़ेगा। और इसलिए हमारी सरकार ने 2013 में आने के बाद सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को दी। और मुझे खुशी है कि आज हमारी ये 11 साल लगभग जब पूरे हुए, उसमें से बड़े प्रमाण पर देश बदल रहा है। जहाँ चाहे कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, उत्तराखंड हो, हर जगह पर इतनी विकास की कामें हो रही है कि जिसके कारण उद्योग व्यापार में वृद्धि हो रही है। और उद्योग व्यापार में अगर वृद्धि होगी तो हमारी ग्रोथ रेट बढ़ने वाली है। और इसलिए मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि आज पावर के दृष्टि से हमने ग्रीन पावर को प्रायोरिटी दी और भविष्य में हमारी आवश्यकता है। और ग्रीन पावर में विशेष रूप से सबसे इम्पॉर्टेंट है सोलर पावर। हमने सोलर पावर में बहुत प्रगति हासिल की है। एक समय जो पावर का रेट 6.5 रुपये यूनिट हुआ था पर यूनिट, आज सोलर का रेट 2 रुपये 40 पैसे पर यूनिट आया है। और हमारी पावर बास्केट में मोर देन 42% पावर अब जो है वो ग्रीन पावर है। और 2070 के पहले हमारा उद्देश्य है कि हमारी मैक्सिमम ग्रीन पावर जनरेट करके हम इस देश के विकास में विशेष रूप से पावर का योगदान होगा।
जैसे सोलर की पावर है, वैसे इम्पोर्टेंट पावर जो है वो विंड पावर है, और बड़े प्रमाण पर विंड पावर का भी विकास हो रहा है। इसके साथ साथ विशेष रूप से हाइड्रो पावर के जो प्रोजेक्ट थे, नॉर्थ ईस्ट में थे, सिक्किम में थे, अरुणाचल में थे, बड़े प्रमाण पर अटके हुए थे, काम नहीं हो रहा था, प्रोजेक्ट थके हुए थे, एस्केलेशन कॉस्ट बढ़ी थी, और हमारी सरकार आने के बाद उसमें इतनी गति मिली है कि हाइड्रो पावर का भी जनरेशन बड़े प्रमाण पर हो रहा है। तो हमारे देश के विकास में पावर अब हमारे पास सरप्लस है, अच्छी पावर है और आगे बढ़ती रहेगी। पानी के बारे में इतने झगड़े थे कि हमारे पास पानी की कमी नहीं है। मैं जब वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर था तो आंध्र प्रदेश में एक पोलावरम करके बहुत बड़ा डैम बन रहा है, और भारत सरकार ने उसमें 75% पैसे दिए। काम अटका हुआ था, काफ़ी काम दूर हुआ, अभी काफ़ी काम पूरा हुआ है। वो पानी वहाँ मिलने के बाद में भी 1300 टीएमसी पानी समुद्र में जा रहा है, और ये पानी अगर हम रोकते हैं तो हम हमारे देश को सुजलाम सुफलाम कर सकते हैं। पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। आपको पता होगा कि 1970 से करीब 23 झगड़े ऐसे राज्यों में थे कि पानी के बारे में कोई निर्णय नहीं होता था। मैं जब वाटर रिसोर्स मिनिस्टर था तो मैंने उस समय इन राज्यों को, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, दिल्ली, इन राज्यों को बुलाकर 17 झगड़े निपटाए। मैं सब मुख्यमंत्री जी को ये कहता था कि आप अगर ये मामला निपटाओगे नहीं तो मैं दरवाजे नहीं खोलूँगा रूम का, आप इसको निपटाइए। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 23 में से 17 निपट गए, और उसमें से जो उत्तराखंड और हिमाचल में जो किश्तवाड़, रेणुका, ऐसे 4 प्रोजेक्ट बन रहे हैं जिसका काम शुरू हो गया है, उससे आने वाले दिनों में दिल्ली को 2070 तक पानी की कोई कमी नहीं है, पूरा पानी मिलने वाला है। और कल मुझे दिल्ली के मुख्यमंत्री मिलने के लिए आई थी तो मैंने उनको कहा कि आप 24/7 24 घंटे पानी की योजना दिल्ली के लिए लागू करो। तो पहली बात तो यह है कि पानी हमारे देश में काफ़ी बड़े प्रमाण पर 47 रिवर कनेक्टिविटी, नदी जोड़ प्रकल्पों को हमने डीपीआर बनाया है। उसमें से केन बेतवा का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, और अगर ये प्रोजेक्ट्स हम पूरे करेंगे तो ये बाढ़ प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, जो बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में जो बड़े प्रमाण पर बाढ़ के कारण नुकसान होता है वो नुकसान नहीं होगा। तो रिवर कनेक्टिविटी के कारण हम पानी की, हमारे पास कोई समस्या नहीं है, पानी का नियोजन हो रहा है, और उसको डीप इरिगेशन भी आया है। सबसे बड़ी सफलता यह है कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। अब मेरी बात को थोड़ी सी गंभीरता से इसलिए लीजिए कि मैं एग्रीकल्चर में ही काम करता हूँ, और मुझे 11 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट्स। उसमें से 6 डॉक्टरेट मेरी कृषि विज्ञान में है, और 5 जो है वो जल संवर्धन में है। तो नदी, मैंने महाराष्ट्र में और देश में अनेक जगह प्रोजेक्ट किए, 1000 अमृत सरोवर बनाए, और उसके कारण वहाँ का सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और वाटर की लेवल बढ़ी। कुआं 1 घंटा पानी निकलता था, अब 24 घंटे निकल रहा है, और उसके ऊपर 5 हॉर्स पावर 7 हॉर्स पावर के सोलर पंप लगे, और जिसके लिए बिजली का खर्चा नहीं के बराबर है। तो ये बड़े प्रमाण पर रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर में हो रहा है। तो इसलिए पानी की समस्या का भी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, और इतने बड़े प्रमाण पर पूरे देश में बना रहे हैं कि हमने बेंगलोर से चेन्नई अभी हाईवे 2-3 महीने में इनॉग्रेट करेंगे। 6 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होगा। मैसूर से बेंगलोर 3-3.5 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में होता है। मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में हुआ है। दिल्ली से जयपुर 3-4 महीने के बाद 2 घंटे में होगा। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा।
दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, अब 2-3 महीने के अंदर दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा। और इसलिए ऐसे इतने हाईवे बना रहे हम कि गोरखपुर से सिलगुड़ी तक, वाराणसी से कलकत्ता तक टोटल 6 लाख करोड़ के हाईवे बना रहे हैं। मुंबई से हमने जब अटल ब्रिज है उसको क्रॉस करने के बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे था, वो भी बनाने का मुझे सौभाग्य मिला। वो एक्सप्रेस हाईवे के बाजू में मैं नया हाईवे बना रहा हूँ और डायरेक्ट मुंबई से बेंगलोर 5 घंटे में। आपका शायद मेरे ऊपर विश्वास एकदम बैठेगा नहीं, पर अभी तक कोई पत्रकार मुझे प्रश्न नहीं पूछ सका, मैंने जो बोला वैसे ही हुआ है। जम्मू कश्मीर में हम आने के पहले 5 टनल थी, अब हम 156 टनल बना रहे हैं, उसमें से 35 पूरी हुई है। अगर आप मनाली जाते हो, मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3 घंटे 3.5 घंटे लगते थे, अब अटल टनल बनी है 8 मिनट में जाते हैं। वहां से निकलकर बाहर आएंगे आप तो लद्दाख लेह तक हम 7 टनल बना रहे हैं, रोड का काम शुरू है। लद्दाख लेह के बाद आशिया की सबसे बड़ी टनल जोजिला, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी, ये टनल हमने 5,500 करोड़ में बनाकर 5,500 करोड़ की बचत की है। करीब 75% काम पूरा हुआ है। उसके बाद झेड़मोर टनल है। झेड़मोर टनल में हमने लगभग अभी प्रधानमंत्री के हाथ से उसका उद्घाटन किया है, वो भी पूरी हुई है। फिर श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर से जम्मू के बीच में हम 36 टनल बना रहे हैं, उसमें से 22 टनल अब पूरी हो गई है। और जम्मू आने के पहले कटरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे का काम काफ़ी बड़े प्रमाण पर पूरा होते आ रहा है। कटरा से अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। और इसी बात बीच में सूरत में हम रुकेंगे और सूरत से लेफ्ट हैंड होकर तुरंत हम नासिक जाएंगे, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से करनूल। इसमें काफ़ी काम हो गया है, काफ़ी शुरू है। और करनूल से चेन्नई, कन्याकुमारी, हैदराबाद, बेंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम, पूरे साउथ को जाएंगे। तो अब दिल्ली से दक्षिण में जाने के लिए मुंबई पुणे जाने की ज़रूरत नहीं, आप सूरत से ही पलट जाओगे तो मुंबई पुणे का 50% ट्रैफिक जाम भी कम हो जाएगा। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यानी हिमाचल से लेकर कश्मीर को लेकर कन्याकुमारी तक एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बनेगा, ताकि देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो 16% है, जो अमेरिका में 12% है, यूरोपियन कंट्रीज में 12% है और चाइना में 8% है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज से 2 साल के अंदर ये 16% की लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% में, यानी सिंगल डिजिट में आएगी। अब इसका परिणाम क्या होगा? हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा और 1.5 गुना एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होगा, वेल्थ क्रिएट होगी, प्रगति होगी। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में और बहुत कुछ बताना है कि मैं समय नहीं कहूँगा। अभी हम लोग 360 रोप वे और केबल कार बना रहे हैं। कल केदारनाथ की केबल कार कैबिनेट ने अप्रूवल किया और एक हिमाचल प्रदेश की भी दूसरी, दोनों को भी दिया है। तो अब ये देश में 360 रोप वे केबल कार हम बना रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अच्छा करना चाहिए। तो अभी हमने अनेक धौला कुआं से मानेसर तक हवा में चलने वाली बस, उसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। और ये ऊपर के ऊपर आप चले जाओगे, मुझे मालूम है मैं दिल्ली में ज़रा कम नया आदमी हूँ क्योंकि दिल्ली ज़्यादा मुझे मालूम नहीं, पर मैं जब एयरपोर्ट पे आता तो धौला कुआं आधा घंटा वहाँ रुकता था। अब धौला कुआं का ट्रैफिक जाम लगभग मैंने सुधारा काम। अब धौला कुआं से डायरेक्ट आप ऊपर के ऊपर गुड़गांव से मानेसर तक चले जाओगे तो ये रोड का ट्रैफिक जाम काफ़ी कम हो जाएगा, वो भी हम कर रहे हैं। अभी नागपुर में पहले पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है कि हमने एक फ्लैश चार्जिंग सिस्टम लाई है। 135 सीटर बस है, शायद उसकी फिल्म मैं आपको दिखा देता पर मुझे पता नहीं था। वो फ्लैश चार्जिंग है ना, बस खड़ी होती है, ऊपर से चार्जिंग आता है सिस्टम। वो सीमेंस और हिटाची 2 लोग बनाते हैं, टेक्नोलॉजी उनकी है। अब टाटा ने बस बनाना शुरू कर दिया है और एक कंपनी ने किया है।
वो नीचे आएगा, आधा मिनट में बस चार्ज होगी, 40 किलोमीटर फिर चलेगी। तो बस स्टॉप पर खड़ी रहेगी, उतने देर में चार्ज होगी। तो लिथियम आयन बैटरी की कीमत कम लगेगी, क्योंकि 40 किलोमीटर का ही चार्जिंग है। तो 350 किलोमीटर के लिए लिथियम बैटरी अपने को लेनी पड़ेगी। तो ये बस का किराया डीजल बस से 30% कम होगा। इसमें बस होस्टेस होगी, एयर कंडीशन बस होगी, और कोशिश करें कि सामने टीवी भी होगा, और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। तो ये पहला पायलट प्रोजेक्ट टेंडर निकल गया है, शुरू हो रहा है। और ये प्रोजेक्ट अगर पूरा होगा तो उसके बाद दिल्ली से जयपुर तक पूरे हाईवे पर हम ये सिस्टम शुरू करेंगे। आप आपके लैपटॉप पर काम करते हुए, सोते हुए एग्जीक्यूटिव चेयर पर आप जा पाओगे, जिसके कारण आपको कंफर्ट भी मिलेगा, आपको गाड़ी से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बहुत खुशी है कि अभी मैं स्पेन में गया था, और वहाँ मर्सिडीज़ की कीमत में हेलीकॉप्टर नहीं है, टेक्नोलॉजी में थोड़ा रिवोल्यूशन किया है, और कहीं भी उतर सकता है, कहीं भी जा सकता है, ऐसा छोटा हेलीकॉप्टर तैयार हुआ है। और मुझे आज यहाँ बताते हुए खुशी है, मेरा एक सपना था कि पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज शुरू हो। पॉलिसी बस मेरे पास अभी शिपिंग नहीं है, पर कल ही मेरी अजय सिंह से पीछे लगा था, स्पाइस वाले, उनके साथ बात हुई। वो 100 MPBS सी प्लेन, वाटर प्लेन खरीद रहे हैं, और अब देश में जल्दी ही पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज शुरू होंगे। यमुना से आप उड़ेंगे तो 15 मिनट में ताजमहल के पीछे उतरेंगे, 1 घंटे में ताजमहल देखोगे, वापस आओगे, फिर हवा पानी MPBS सी प्लेन में बैठोगे, 15 मिनट में यमुना में आओगे। आपका 3 घंटे में ताजमहल देखना, दिल्ली से जाना आना सब हो जाएगा। तो जो टेक्नोलॉजी है उसके कारण काफ़ी स्थिति बदल रही है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर का ही बताएंगे तो मुझे 5-6 घंटे लगेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसमें तो अच्छा ही काम हुआ है। अब 5G सब आपको पता ही है कि कितने बड़े पैमाने पर हम काम कर रहे हैं। मैं एक ही उदाहरण बताता हूँ। मेरे साथ, डिपार्टमेंट के साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। मैं जब मंत्री बना 2014 में, तो इंडस्ट्री का साइज था 7 लाख करोड़, फिर वो बढ़ते गया, और आज हमारे इंडस्ट्रीज का, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का साइज 22 लाख करोड़ है। और अभी कुछ महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर अब वर्ल्ड में हमारा 3रा नंबर है, 3rd नंबर। दुनिया का एक आधा ब्रांड छोड़कर सबका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता है। मैंने बीच में मर्सिडीज को लॉन्च किया था, तो जर्मनी से उनके चेयरमैन आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसके बाद हमने तय किया है कि हम इलेक्ट्रिक पर ही मर्सिडीज बनाएंगे, और उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा। और परसों ही ताज पैलेस में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर मैंने टाटा के 3 ट्रक हाइड्रोजन पर चलने वाले लॉन्च किए हैं। अभी हम 7 रूट पर ये काम कर रहे हैं। वॉल्वो है, टाटा है, लेलैंड है, सब पेट्रोलियम कंपनीज है, और ग्रीन हाइड्रोजन पर ये चल रहा है। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन इज ए फ्यूल फॉर द फ्यूचर। हमारे देश के फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 22 लाख करोड़ का है, और मैं जब ये इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार की बात करता था, तो मीडिया वाले मुझे प्रश्न पूछते थे। मैंने अर्नब जी ने नहीं पूछा, पर नाम नहीं लेता हूँ मीडिया का। तो मैंने कल वो ताज पैलेस में कहा कि इसी होटल में मुझे पूछा था कि इलेक्ट्रिक की कार अगर रास्ते में बंद पड़ी तो धक्का मारने के लिए कौन आएगा? आप आएंगे क्या? अब कोई कार नहीं बंद पड़ती, पूरी बसेस इलेक्ट्रिक की आ रही है। 5 साल के अंदर आपको डीजल की बस ही नहीं दिखेगी। दिल्ली से शिमला, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से जयपुर, एयर कंडीशन लग्जरी इलेक्ट्रिक बस में आप जाओगे, नो पोल्यूशन। अब मैं अभी आया हूँ गाड़ी में, इनोवा, वो टोयोटो की गाड़ी है, वो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है, नो पोल्यूशन, और 60% बिजली तैयार करती है। और पेट्रोल की तुलना में उसका खर्चा अगर कैलकुलेट किया तो वो केवल 25 रुपये लीटर आता है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है। वो गाड़ी जो है, मैं काफ़ी घूमता हूँ यहाँ, वो गाड़ी इतनी सुंदर है कि मर्सिडीज जैसे कंफर्ट है। हाइड्रोजन इज ए फ्यूल फॉर द फ्यूचर, नॉट फॉर ट्रांसपोर्ट।
पर हमारी सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, ये कोयला गायब हो जाएगा। और आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है। मैं आपको बताता हूं, आने वाले 10 साल के अंदर हिंदुस्तान ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेगा। पानी से हाइड्रोजन, मेरी कल्पना अलग है कि जो पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट होता है वो ब्राउन हाइड्रोजन उससे निकलता है, जो कोयले से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, और जो पानी से, कचरे से, बायोमास से बनता है वो ग्रीन हाइड्रोजन। अभी दिल्ली में 4 टेकड़ियाँ हैं कचरे की। एक गाजीपुर की टेकड़ी है, मैंने उसकी 7 मीटर हाइट कम की। हमने देश में 80 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। अब कचरे को सेग्रीगेट करके उसको बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन निकलेगा, और मीथेन से आप सीएनजी भी निकाल सकते हैं या उससे हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं। हमारे परली से हमने अभी इथेनॉल बनाया पानीपत में, और इतना ही नहीं तो 150 टन बायो बिटुमिन बनाया। उसका पहला रोड नागपुर जबलपुर रोड पर हमने बनाया, और वो सीआर सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाई किया कि पेट्रोलियम बिटुमिन से भी वो अच्छा है। और वहाँ 78,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल हवाई ईंधन तैयार होगा। वो किसान तैयार करेगा। ये परली जो है, जो जलने के कारण आप पोल्यूशन फेस कर रहे हो, उससे बनेगा, बायोमास से बनेगा। और आने वाले दिनों में, मेरी बात नोट करके रखो, 5 साल के अंदर वर्ल्ड में जितने हवाई जहाज हवा में घूमेंगे उनका ईंधन बायो एविएशन फ्यूल हिंदुस्तान देगा। ये आप नोट करके रखिए। अभी ये प्लांट तो चालू हो गया, ये जो पानीपत का है, इंडियन ऑयल का। तो ये देश का जो फ्यूचरिस्टिक विजन और टेक्नोलॉजी वो बदल रही है। हमारे स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने के लिए हम जा रहे हैं। चैलेंजेस है, समस्याएं हैं, पर मैं अक्सर एक बात याद रखता हूं कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। लेट अस एक्सेप्ट द चैलेंजेस। और मैं बोलता हूं, मेरे को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसको अहंकार के रूप में मत कर लीजिए। मैं बोलता हूं कितने लाख करोड़ के काम करना है, मैं कैपिटल मार्केट में जहां मेरा नाम चिपका दूं, नहीं आपका शेयर 10 गुना बढ़ दिया तो मैं नाम बदल दूं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हमारे इनविट मॉडल में हम गए, इशू लॉन्च हुआ, 7 दिन का टाइम था, 7 दिन का। और 7 दिन के बाद मैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में घंटी बजाकर उसको बंद करने वाला था। कार्यक्रम तय हुआ, और जैसे हमारा इन्वेंट का बॉन्ड लॉन्च हुआ तो पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। बरसात पड़ी पैसे की, इतने पैसे आए कि मैं गोवा में था, मैं दौड़ते हुए मुंबई आया। 7 दिन का कार्यक्रम दूसरे तीसरे दिन किया, घंटी बजाई और क्लोज कर दिया। इस देश में पैसों की कमी नहीं है, इस देश में ईमानदारी से देश के लिए काम करने वालों की कमी है। मैं 2014 से लेकर आज तक 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका। 50 लाख करोड़। एक भी तकरार नहीं कोई करप्शन की। हाँ, एक बात जरूर है कि कॉन्ट्रैक्टर मेरी गालियां बहुत खाते हैं, मैं उनकी ऐसी तैसी करा देता हूं कि माफ करना मेरे लिए। बोला, दीज आर द एसेट ऑफ माई पीपल, हमारे देश की जनता की संपत्ति है, तुम बेईमानी करोगे तुमको रगड़ दूंगा। आज बहुत कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड कर रहा हूं, और आज ही मैंने कहा, फाइल पर सो ही लिखा है कि जो जो ब्लैक लिस्टेड होते हैं, जिसके कैपिटल मार्केट में शेयर की कीमत 5,000 है, वो 5 रुपये होनी चाहिए। साला उसको आप पेपर रिलीज करो, टीवी पे निकालो, अखबार में छपो, दो इनको न्यूज, कार्यक्रम करो कि फलाने कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया, इसकी बेइज्जत करो, यह रोड खराब क्यों करता है। तो आने वाले समय में पैसे की कमी नहीं है। और एक अच्छी बात है कि पूरे दुनिया में हमारे देश का गुडविल है। कुछ देश भी हमारे जैसे हैं, शक्तिशाली है, उनकी ताकत हमसे भी ज्यादा है, टेक्नोलॉजी में भी आगे है, पैसा भी उनके पास है, पर विश्व के देश उनके साथ डील करना नहीं चाहते। मैं किसी देश का नाम नहीं ले रहा हूं, और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है हमको।
और इसलिए विश्व गुरु बनने की संभावना हमारे बीच में है। हमारा ऐसा भाग्यवान देश है कि पूरे दुनिया की सबसे यंग, टैलेंटेड, ट्रेन, स्किल, इंजीनियरिंग, मैन पावर यंग अगर किसी देश में है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। हमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसके तरफ ध्यान देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल सेक्टर को शक्तिशाली करना पड़ेगा। जल, जमीन, जंगल, जानवर आधारित नई नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। बहुत उसमें एग्रीकल्चर में मैं काम करता हूँ, बहुत टेक्नोलॉजी में मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलजोड़ी है, इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर है, ड्रोन से नैनो यूरिया का स्प्रेइंग होता है। और इसलिए आने वाले समय में एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रिफॉर्म करना पड़ेगा। पानी की अवेलेबिलिटी हमको हो रही है, वाटर कंजर्वेशन का काम हो रहा है। ये बात नहीं होनी चाहिए कि गांव से लोग हमारे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता की तरफ आए। मैं जब बचपन में मुंबई जाता था मेरी बहन के पास, तो मैं चेंबूर में रहती थी वो, तो उस समय पूरे वहाँ लुंगी पहने हुए लोग दिखते थे। आज कोई नहीं दिखता, सब तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल निकल गए क्योंकि वहाँ रोजगार मिला। अब योगी जी ने उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा काम किया है कि मैंने भविष्यवाणी की कि मुंबई में जितने उत्तर प्रदेश के लोग आते थे, कोई खुशी से नहीं आता, मजबूरी से आता है, फिर वापस चलेंगे, लौट के आओ, सब वापस जाएंगे क्योंकि यूपी में डेवलपमेंट हो रही। बिहार में इतने रोड, मैं 5 लाख करोड़ के रोड बिहार में बना रहा हूं। मक्के से इथेनॉल बना तो 1200 रुपए जो मक्के का भाव था वो 2600 रुपए हुआ क्विंटल। बिहार में मक्का ही मक्का लग रहा है और मक्के से ईंधन बन रहा है, इंपोर्ट की कॉस्ट कम होगी और इथेनॉल पेट्रोल में जा रहा है। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि समय की भी कमी है कि हमारे देश में बहुत संभावना है। हम लोग निश्चित रूप से एप्रोप्रिएट विजन के साथ आगे चल रहे हैं और हमारा देश हमें सर्वोपरि है। हमारा देश सुखी होगा, समृद्ध होगा, संपन्न होगा, शक्तिशाली होगा, विश्वगुरु बनेगा, दुनिया की ताकत बनेगा। और जैसे मैंने कहा कि नॉलेज एज ए पावर, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, और ये जो नॉलेज है इसका वेल्थ में रूपांतर होकर हम निश्चित रूप से विश्व की शक्ति बनेंगे, ताकत बनेंगे। और हम विस्तारवादी नहीं है। हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत में कहते कि विश्व का कल्याण हो। आज देश फिर से एक बार, पूरे विश्व एक बार आज ऐसी स्थिति पे खड़ा है कि कब वर्ल्ड वॉर होगी इसका भरोसा नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध, प्रभु रामचंद्र, विवेकानंद जी के मूल्यों के आधार पर हमारा देश खड़ा है। आज पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा के भगवान गौतम बुद्ध के विचारों की आवश्यकता है, उसमें विश्व का कल्याण है। अगर लड़ाई होगी तो उसमें विनाश होगा। नैतिक मूल्यों के आधार पर, जीवन मूल्यों के आधार पर शिक्षा, सामाजिक पद्धतियों में सुधार करके, ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान का उपयोग करके हम विश्व गुरु बनने की क्षमता रखते हैं। और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हम बनेंगे, हम कामयाब होंगे और हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। ये हमारा सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you very much, Mr. Gadkari, for that compelling speech on transforming the nation's landscape. May I request you to stay on as I request Arnab Goswami to please come up and felicitate you with a wonderful shawl that we have for you. Ladies and gentlemen, a round of applause for our minister. The Republic Media Network Hackathon, powered by Wildstone Code, Unleash Freshness, celebrates young visionaries who are tackling environmental challenges with bold, transformative solutions. And we've got in the category of sustainability and environment, Abhishek Raj with his groundbreaking initiative, Plastic Police, a revolutionary crowdsourcing app designed to combat plastic waste in urban cities. And he's here for a photograph with the Union Minister. Mobilizing communities, leveraging technology, streamlining waste management. Abhishek's project is a game changer in the fight against pollution. Thank you, Minister Sir, for honoring us at the Republic Plenary Summit. This session, ladies and gentlemen, was presented by TVS Eurogrip,